नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं। दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज के एपिसोड में हम बांग्लादेश में बम ब्लास्ट और चुनावी गोलबंदी और साथ ही गाजा से लेकर यमन तक की घटनाओं पर इजराइल की बढ़ती नाराजगी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका में एपस्टीन फाइल से अब किसके नाम का होने वाला है खुलासा। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम है और बांग्लादेश को लेकर भी एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इजराइल के प्रधानमंत्री की ओर से एक वार्निंग दी गई है, उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहा है। एक और हिंदू की वहां पर पीट पीट कर हत्या करने की खबर आ रही है। एक और हिंदू की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करने की खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहा है। दीपू के बाद बांग्लादेश में एक और हिंदू की मॉब लिंचिंग हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ढाका के पास राजबाड़ी जिले में ये घटना हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमृत मंडल है पीड़ित का नाम। अमृत मंडल को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल दहला देने वाली खबरें लगातार बांग्लादेश से आ रही है। इसके पहले दीपू दास की मॉब लिंचिंग की खबर आई थी, एक वीडियो भी सामने आया था। उसमें दुनिया ने देखा कि किस तरह से हिंदू युवक को वहां पर पीट पीट कर मारा गया। उसके बाद उसके ऊपर केरोसिन डालकर जला दिया गया। और अब ये दूसरे हिंदू की वहां पर मौत की खबर आ रही है। पीट पीट कर भीड़ के द्वारा इसको वहां पर मार दिया गया है, इसकी हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, एक और हिंदू की वहां पर मॉब लिंचिंग की गई है। तो ढाका के पास राजबाड़ी जिले में ये वारदात हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, एक और हिंदू की मॉब लिंचिंग हुई है बांग्लादेश में। पीट पीट कर उसको मार दिया गया है। इससे पहले दीपू दास को वहां पर मार दिया गया था। भीड़ ने पीट पीट कर दीपू दास को मार दिया था और पीटने के बाद उसके ऊपर केरोसिन का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। और आइए अब हम बांग्लादेश में किस तरह की हलचल चल रही है वो हम आपको बताते हैं। ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि बांग्लादेश में आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। चाहे ढाका में बम ब्लास्ट की बात करें या फरवरी में प्रस्तावित चुनाव को लेकर हो रही गोलबंदी की, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं हाल में बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग को लेकर देश और विदेशों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अभी हमने आपको बताया कि एक और हिंदू की वहां पर मौत हो गई है, पीट पीट कर उसको मार दिया गया है। तो आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बांग्लादेश और बवाल जैसे एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। जो देश कभी खुशहाली की नई इबारत लिख रहा था, अब वो रक्त रंजित है। सड़कों पर दंगाइयों और कट्टरपंथ के जुलूस का राज है। अर्थव्यवस्था हाँप रही है। राजनीतिक अस्थिरता और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बाद अब बात बम धमाकों तक पहुंच गई है। बम धमाका भी कहीं और नहीं, राजधानी ढाका में हुआ। विस्फोट एक फ्लाईओवर के नीचे हुआ। पुलिस के अनुसार हमलावर ने पुल के ऊपर से बम फेंका था। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गौरतलब है कि घटनास्थल के ठीक सामने मोक बाजार स्वतंत्रता सेनानी स्मारक स्थित है। वहीं बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में एक हिंदू युवक की लिंचिंग के बाद उपजा वैश्विक आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। घटना को लेकर बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी ने चिंता व्यक्त की है। देश के बड़े अखबार द डेली स्टार ने एक विशेष आलेख प्रकाशित कर यूनुस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। लेख में कहा गया है कि दीपू चंद्र दास को इंसान नहीं समझा गया। ये घटना भीड़ का अचानक हमला नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। लेख में कहा गया कि इसे एक घटना मानकर नहीं टाला जा सकता है, बल्कि ये जुलाई से चले आ रहे भीड़ तंत्र के डिजाइन को दिखाता है। यूनुस प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए लेख में कहा गया है कि भले ही नया बांग्लादेश बनाने की बातें हो रही हों, सवाल ये है कि क्या नया बांग्लादेश दीपू जैसे लोगों की राख पर बनने जा रहा है।
ध्यान रहे कि बीते दिनों इस अखबार के कार्यालय को उत्तेजित भीड़ ने फूंक दिया था। दीपू की नृशंस हत्या के खिलाफ भारत के कई शहरों में गुरुवार को भी प्रदर्शन हुए। राजधानी से सटे नोएडा में लोग बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। वहीं दलित नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी बयान जारी कर दीपू की हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की, जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हिंदू युवक की सरेआम लिंचिंग की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकना यूनुस सरकार की जिम्मेदारी है। इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक जारी है। बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान 17 साल के स्वतः निर्वासन के बाद देश लौट आए हैं। आगामी फरवरी में प्रस्तावित चुनाव से पहले बीएनपी नेता की घर वापसी को अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि तारिक के स्वदेश लौटने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हवाई अड्डा पहुंचना दरअसल बीएनपी का शक्ति प्रदर्शन है। एक दिन पहले ही यूनुस प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की थी कि निर्वासित नेता शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। राजनीतिक दल अपने सियासी जमाजोड़ में लगे हैं तो कट्टरपंथ ताकतें भी पीछे नहीं हैं। जमात-ए इस्लामी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश भी सियासी गोलबंदी में लग गए हैं। दोनों संगठन मिलकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी भी सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। ध्यान रहे कि चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर है। तो हमने आपको दिखाया है कि बांग्लादेश में किस तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं बांग्लादेश से जिस तरह की खबर आ रही है, हिंदू युवक की वहां पर फिर हत्या कर दी गई है और साथ ही साथ बांग्लादेश में आज तारिक रहमान की वापसी भी हुई है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल यही है कि अभी अभी हमारे पास एक खबर आई है कि एक और हिंदू की वहां पर मॉब लिंचिंग की गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए चंद्रशेखर जी, जब से यूनिस सरकार आई है उसी टाइम से एक एथनिक क्लेंजिंग का एक माहौल बना है जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये शुरू से जब से ये लोग आए हैं। लेकिन ये जो घटनाक्रम है इसमें मुझे लगता है कि और एक तरह से शार्प हो गया और तीव्र हो गया है। और जो आपने एग्जांपल दिया है, एक जो हुई थी दीपू, उनकी जो हत्या की गई थी, और उसके बाद ये दूसरा इंसिडेंट है। क्या ये एथनिक क्लेंजिंग की तरफ जा रहा है? सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि अगर बैकग्राउंड में जाएं, जब 71 की लड़ाई हुई थी उसके पहले भी एक बहुत ही एक तरह से बड़े पैमाने पे एथनिक क्लींसिंग हुई थी और हिंदुओं के शरणार्थी जो है भारत में घुसे थे। क्या बांग्लादेश उस दिशा पे जा रहा है? जो काम उस टाइम पे पाकिस्तान की सरकार ने किया, क्या यूनिस सरकार भी उसी रास्ते पे जा रही है? ये बहुत बड़े सवाल होते हैं और ये सवाल सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के सवाल नहीं है बांग्लादेश के लिए। ठीक है। उस पूरी दुनिया को एक तरह से झंझोड़ा है और मुझे लगता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन जाए। दुनिया भर से कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं इसको लेकर के, लेकिन वहां की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के ऊपर जो वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं। दूसरा सवाल अतुल जी, आज जो तारिक रहमान की वापसी हुई है 17 साल बाद, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इसके बाद आगे बांग्लादेश में इस वापसी का क्या कुछ फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, जो यूनिस सरकार ने ये घोषणा की है कि वहाँ पर चुनाव होंगे फरवरी में। अब चुनाव में अभी तक जो दो मेन पार्टीज थी, एक तो थी अवामी लीग जो शेख हसीना जिसका नेतृत्व कर रही हैं और कर रही थी, तो और दूसरी पार्टी जो रही है वो है बीएनपी जिसका खालिदा जिया जिसकी नेता थी। अब खालिदा जिया, ये दो मेन पार्टीज थी। अब चुनाव अगर होने जा रहा है तो उसमें जो एक पार्टी जो अभी यूनिस सरकार के आने के बाद एक तरह से बाहर थी, बीएनपी, एक तरह से वो सड़कों पे उसका असर नहीं नज़र आ रहा था। मुझे लगता है कि वो बीएनपी बीच में अब आ रही है, तो एक पिलर जो है चुनाव का वो तो कायम हुआ है, हो सकता है। और तारिक रहमान की जो वापसी है उसके कारण युवा नेता हैं एक तरह से, तो एक तरह से बीएनपी को एक तरह सफलता मिली है, एक तरह से उनके लिए फ़ायदा हुआ है कि तारिक रहमान यहाँ पर आए। लेकिन चंद्रशेखर जी, बात दूसरी है कि दूसरा जो स्तंभ है जो अवामी लीग का, जब तक वो नहीं खड़ा होगा तब तक चुनाव जो है फेयर एंड फ्री चुनाव वहाँ हो नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अभी भी एक तरह से डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ये भी एक इंटरिम डेवलपमेंट है।
अभी जब तक अवामी लीग को बहाल नहीं किया जाता चुनाव लड़ने के लिए, तब तक ये घटनाक्रम पूरा नहीं होगा। और इसमें अब जो हमें देखना है चंद्रशेखर जी, कि बीएनपी का यूनुस सरकार के प्रति क्या रुख है। और तीसरी जो शक्ति जिसके बारे में आपकी रिपोर्ट ने जिक्र किया था, वो है जमात इस्लामी। क्या ये यूनुस बीएनपी और जमात इस्लामी का संगठन बन रहा है, ये हमें देखना है, कि या बीएनपी जो है वो अपने बलबूते पे अपोज करेगी जमात इस्लामी और यूनुस सरकार को, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण होगा ये देखना अतुल जी। और अतुल जी, एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल एक बार फिर गुस्से में है और पहले की तरह इस बार भी इजराइल के निशाने पर ईरान, हमास, हुती और हिजबुल्लाह हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब इनसे हिसाब बराबर करने की बात कही है। नेतन्याहू के बयान के बाद एक बार फिर इजरायली सैन्य हमलों की आशंका जताई जा रही है। उधर यमन में भी हालात काफी बिगड़ गए हैं। इससे सऊदी अरब और यूएई जैसे देश चिंतित हैं। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। संघर्ष विराम जरूर लागू है, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक है कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर इसके उल्लंघन का आरोप नहीं लगा रहे हों। ताजा मामला रफा का है, जहां अपने सैनिक के घायल होने से इजराइल बौखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका बदला लेने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने हमास पर ट्रंप की 20 सूत्री योजना का उल्लंघन का आरोप लगाया है। नेतन्याहू ने कहा कि लगातार और सार्वजनिक रूप से निरस्त्रीकरण से इनकार समझौते का घोर उल्लंघन है। आईईडी विस्फोट में आईडीएफ अधिकारी का घायल होना उनके हिंसक इरादों और उल्लंघनों की खुली पुष्टि है। बता दें कि बुधवार को दक्षिणी गाजा के रफा में हुए एक विस्फोट में आईडीएफ का एक सैनिक घायल हो गया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ कि हमास ने हाल ही में उस बम को इलाके में लगाया था या कोई पुराना विस्फोटक उपकरण था। दबाव बढ़ा तो हमास ने सफाई देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में घटना हुई है वो इलाका पूर्ण रूप से इजरायली सेना के नियंत्रण में है और वहाँ विस्फोटक होने की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हूती समूहों को भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यमन में हूती के साथ साथ ईरान से भी हिसाब बराबर करना बाकी है। इजराइल के खिलाफ हूती समूह की आक्रामकता ने उत्तरी यमन के हालात को बद से बदतर बना दिया है। दो हिस्सों में बटे यमन में STC यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के बड़ी ताकत के रूप में उभरने से दक्षिणी यमन में भी स्थिति भयावह हो गई है। कभी सऊदी अरब के साथ मिलकर हूती समूह के खिलाफ काम करने वाले संगठन ने हजरत मौत और महरा शहर पर कब्जा कर सबको चौंका दिया है। सऊदी अरब ने आधिकारिक बयान जारी कर STC के कदम को अनुचित विस्तार बताया है। सऊदी अरब ने कहा है कि दोनों प्रांतों से STC ने सेनाओं की तत्काल और व्यवस्थित तरीके से वापसी के माध्यम से ही जनहित की जीत होगी। तनाव कम करने के उद्देश्य से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारी 12 दिसंबर को अदन पहुंचे थे। इस बीच फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और जापान समेत 14 देशों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नई यहूदी बस्तियों को इजराइल की हालिया मंजूरी की निंदा की है। बयान में कहा गया है कि हम किसी भी तरह के कब्जे और सेटलमेंट पॉलिसी के विस्तार का साफ विरोध करते हैं। हाल ही में इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने 19 नई बस्तियों को मंजूरी दी थी। उधर रूस और चीन के विरोध के बावजूद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई। अमेरिका ने साफ किया कि वाशिंगटन तेहरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन शून्य या इसे पूरी तरह से छोड़ दे। इसे खारिज करते हुए ईरान ने कहा कि कूटनीति तभी संभव है जब यूरोप और अमेरिका अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे विशेष मेहमान अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर ये मिडिल ईस्ट की हम बात करें, जिसको हम यहाँ से पश्चिम एशिया बोलते हैं, जिस तरह से गाजा के इलाके में भी लगातार वहाँ पर झड़पें हो रही हैं, साथ ही साथ इजराइल कह रहा है कि हमास का डिसआर्म करेगा नहीं करेगा, इसको लेकर के कोई अभी बातचीत नहीं हुई है, क्या कुछ होगा उसको लेकर के उनकी शिकायतें हैं। यमन की हम बात करें या हिजबुल्लाह को लेकर के, हुती को लेकर के, ईरान को लेकर के, एक बार फिर तनाव का माहौल बन रहा है जिस तरह से नेतन्याहू ने चेतावनी दी है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन इसकी अगर हम जड़ें देखें तो मुझे तो ये इसकी जड़ें इजराइल के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नज़र आती हैं। अगर यहाँ पर शांति हो जाए और एक तरह से आपसी बातचीत से और आगे कुछ हल निकले पूरे रीजन में, तो मुझे नहीं लगता वो नेतन्याहू को पर्सनली वो सूट करता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं और हो सकता है उनको कोई सज़ा भी हो, पॉलिटिकल करियर ख़त्म होने की आशंका है। तो मुझे लगता है कि अगर शांति हुई और फोकस वापस फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आएगा, तो मुझे लगता है कि एक कारण कि दोबारा से युद्ध का माहौल बन रहा है, उसका कारण नेतन्याहू की पर्सनल आगे क्या स्थिति रहेगी उसके ऊपर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। अतुल जी, जो अगले चरण की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमास को डिसआर्म करना है, ये कुछ जो अगले स्टेप उठाने हैं, उसको लेकर भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कोई अभी बातचीत आगे बढ़ी नहीं है। देखिए चंद्रशेखर जी, जो अभी हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर जो चल रही थी बातें या आगे और समस्याओं का हल बातचीत से होने की बातें होगी, उसका एक रिवर्सल देख रहे हैं हम। क्योंकि जो ये जो IDF सोल्जर की इंजरीज हुई हैं, उसके बाद जो स्टेटमेंट आए हैं, और जो स्टेटमेंट सिर्फ हमास के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये हूतीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं। एक नई वहाँ पर संस्था आई है STC में, हूतीज़ तो हैं। तो एक तरह से फिर से जो एक पॉज आया था और एक डिप्लोमेसी की तरफ जा रहे हैं, अब फिर से युद्ध की तरफ जाने की एक तरह से एक एटमॉस्फेयर बन रहा है। वो यमन में भी हम देख रहे हैं, जो हूती के विरोध में एक गठबंधन खड़ा किया गया था, UAE, सऊदी अरबिया, ये सब ने समर्थन करके, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा, जिस तरह से सऊदी अरब ने कहा है, UAE भी कह रहा है कि वो जो गठबंधन का एक हिस्सा है वो अपने कब्जे को पीछे करे, तो गठबंधन में भी कहीं ना कहीं वहाँ पर तनाव चल रहा है। बिल्कुल, वो भी है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं STC से रिमोटली। आप कई बार क्या होता है, एक बार मूवमेंट खड़ी होती है तो उसका अपना एक मोमेंटम चलता है जी। दूसरी बात जो हमें देखने की जरूरत है, क्या हूतीज़ और STC के बीच में भी एक कोई बैक चैनल से बातचीत हो रही है? तो एक तरह से जो एक फ्रंट था युद्ध का, जो यमन था, वो फिर से एक तरह से इग्नाइट हो रहा है। और जो रूट कॉज था वो था ईरान।
में भी हम देख रहे हैं कि उसके अगेंस्ट बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भी आप पूरी तरह से अपनी एनरिचमेंट खत्म करो, मतलब जीरो पे लेके, इससे पर बम की आशंका बन सकती है। तो वो उसका पीछे बैकग्राउंड ये है कि बिल्कुल अतुल जी, ये कहीं ना कहीं फिर एक बार तनाव बढ़ रहा है। आज वक्त कम है, किसी और दिन हम कोशिश करेंगे कि इस पर बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने हमारे दर्शकों को अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण साझा किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टीकस मसाला। मसाले सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका में जेफरी एपस्टीन से जुड़े मामले एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें 10 लाख से ज्यादा दस्तावेज मिले हैं जिनका संबंध यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वो आने वाले दिनों और हफ्तों में इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजक ने न्याय विभाग को इन फाइलों के बारे में बताया है। न्याय विभाग की ओर से कहा गया कि उनके वकील पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कानूनी तौर पर जरूरी बदलाव करने और समीक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं और दस्तावेजों को जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। 19 दिसंबर तक एपस्टीन मामले से जुड़ी सभी फाइलें जारी नहीं होने पर न्याय विभाग की जांच हो रही है। एक नए कानून के तहत विभाग को तय समय सीमा के अंदर ये दस्तावेज सार्वजनिक करने थे। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सैन्य बलों को निर्देश दिया है कि वो अगले 2 महीनों तक वेनेजुएला के तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने पर ध्यान केंद्रित करें। खबरों के मुताबिक अमेरिका इस समय काराकास पर दबाव बनाने के लिए सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक उपायों को प्राथमिकता दे रहा है। अमेरिका का ये रुख वेनेजुएला सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रूस खबर दुनिया की के प्रायोजक थे देगी